Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnacle Point. So, is everything fine? So, all good? तो आज का हम न्यूज़ इन डिप्थ में 3-4 टॉपिक रोज़ की तरह हम देखेंगे। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। पहला है इंटर स्टेट काउंसिल रिकन्स्टिट्यूटेड। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल तो हमारा बना हुआ ही था, उसको फिर से रिकन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया और स्टैंडिंग कमेटी आईएससी का ही, इंटर स्टेट काउंसिल का ही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अमित शाह जी को। तो हम उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटी होता है, सारा देखेंगे और किस लिए ऐसा किया गया। चेयरमैन किसको? पीएम मोदी। और मेंबर इसके कौन होते हैं? जो भी स्टेट और यूटी है उसके सारे सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी, जितनी भी स्टेट है यूटी है, सारे स्टेट और यूटी के सीएम इसके मेंबर होते हैं। और फिर 9 यूटी है जो एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल सर्व करता है। ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नॉन परमानेंट क्योंकि इसमें बार बार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ फेर होते हैं। नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 263 में है। पहली बार बना था 28 मई 1990 को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। 28 मई 1990 को बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और अगर कमीशन देखें, अगर कमेटी कौन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था इंटर स्टेट काउंसिल को, सरकार इसी के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशन को भी दिया गया था कि किस तरीके से सेंटर स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। एम अगर देखें इसका क्या उद्देश्य है, तो डायलॉग को इनक्रेज करना, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, और जो भी सभी एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर और इंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं जो भी वार्ता होता है उसको इनक्रेज करना, जो भी डिस्प्यूट होता है जैसे सेंटर स्टेट में, सेंट्रल स्टेट के बीच, उस डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं देखना, और जो भी कंसर्न्स, जो भी कुछ भी अगर इशू आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करना, उसको देखना, जो हमारे फेडरल गवर्नेंस और इंटर स्टेट कोऑपरेशन से रिलेटेड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इसके देखें तो क्या है, तो इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो भी सेंट्रल स्टेट के बीच जो भी वाद विवाद चल रहा है, जो भी वार्ता चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं, सॉल्व करना। पॉलिसी मेकिंग में कोलैबोरेशन हो, जब भी स्टेट और सेंटर का पॉलिसी मेकिंग हो तो उसमें कोलैबोरेशन हो दोनों का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में इसका रोल है, जैसे कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को, लेजिस्लेशन में, इन्फॉर्मिटी में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर परमानेंट इन्विटी अगर देखें तो अभी 13 यूटी जो है एज ए परमानेंट इन्विटी है। स्टैंडिंग कमेटी अगर हम देखें, इंटर स्टेट काउंसिल का अमित शाह को जी को चेयरमैन बनाया गया। इसमें और 12 अदर मेंबर होता है, जो सीनियर यूनियन मिनिस्टर सीएम होता है, जो 7 स्टेट और जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश होगा। फंक्शन इसका यही है कि कंटिन्यूस कंसल्ट करता है, कोई भी अगर इशू हो, कोई भी अगर इशू हो तो उसको प्रोसेस करने के, रिव्यू करने के लिए कंटिन्यूस कंसल्ट करता है। और भी जो भी इंटर स्टेट काउंसिल का जो भी होता है उसको मॉनिटर करना, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करना हो तो इंटर स्टेट काउंसिल कहीं ना कहीं समझ में आया। स्थापना इसका नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1990 में आया था। प्रेसिडेंट और सरकारी कमीशन इससे रिलेटेड है। इसमें मेंबर जो भी स्टेट और यूटी के सीएम होते हैं वही मेंबर होते हैं। और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इसका कौन होता है? तो पीएम। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पहला ऑल वोमेन सीआईएसएफ बटालियन को अप्रूव किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फर्स्ट ऑल वोमेन सीआईएसएफ बटालियन का अप्रूवेशन किया गया है। तो वही है कि बोला गया कि पहली बार जो है ऑल वोमेन बटालियन होगी सीआईएसएफ के लिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूवेशन दिया, क्योंकि इसको डायरेक्टली इसको कौन गवर्न करता है, डायरेक्टली कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वही बटालियन में 1000 पर्सनल होंगे और उसको सीनियर कमांडेंट रैंक ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाएगा। जॉइंट में क्या होगा? जॉइंट में 12 रिजर्व बटालियन होंगे, जिसमें मेल और फीमेल सीएसएफ दोनों होंगे।
CISF ये यूनियन का आर्म फोर्स होता है और बना था CISF एक्ट 1968 के तहत बना था, जिसमें जब 1969 में बन के, एक्ट तो 1968 था, जब 1969 में बना था तो उसमें कितना था, 3129 पर्सनल था। और 2024 में 1,77,713 इसमें पर्सनल हो गए। इसके स्ट्रेंथ है। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा गवर्न होता है। डायरेक्टर जनरल के द्वारा लीड किया जाता है और असिस्ट किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। फंक्शन वही है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेके, हेरिटेज और पब्लिक स्पेस, VIP सिक्योरिटी कंसल्टिंग, यहाँ सब अब ज़रूरत पड़ रहा है। यहाँ सब अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ सब का बढ़ रहा है। इस तरीके से मैनेजमेंट का ज़रूरत है। तो इतने पर्पस वही है, इंक्रीजिंग CISF की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि VIP, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, यहाँ सब ज़रूरी हो रहा है इस सब गैप को फिल करना। फॉर्मेशन अगर स्ट्रक्चर का बात देखें तो 2 लाख पर्सनल है। ट्रेनिंग इलाइट स्किल्स के साथ बटालियन को इक्विप किया जाता है। इंकरेजमेंट वुमेन एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं इसके द्वारा दिया जा रहा है, ताकि और जो भी यंग वोमेन है वो CISF को ज्वाइन करे। एक वोमेन को फोर्स में नए आइडेंटिटी मिले, एक नई पहचान मिले। वोमेन मेड अप ऑफ मोर देन 7% CISF पर्सनल में है जो डायरेक्टली हाई प्रोफाइल साइट पे डिप्लॉय है। 68 सिविल एयरपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो हेड साइट पर, और नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी ग्लोबल कंपेरिजन जैसे कंपनी, जैसे ग्लोबल कंपनी से, जैसे ताजमहल रिफरी, यहाँ सब ज़रूरत था। और CISF को कहीं ना कहीं वोमेन को इनक्रेज करना था। DRDO, अगला DRDO को द्वारा जो है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो इंडिया का डिफेंस DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। कंडक्ट हुआ कहाँ, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा। अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया गया, इसके जुलाई में ही अप्रूव किया गया था। वेरिएंट निर्भय LR LACM का नया वेरिएंट है, जिसमें इम्प्रूव्ड फीचर्स है। डेवलप्ड किया गया AD बेंगलुरु के द्वारा। और परफॉर्मेंस प्रिसीजन, वे पॉइंट नेविगेशन और कम्प्लेक्स मैनूवर को देखना, जो भी एल्टीट्यूड और स्पीड, ये सब इसका मतलब परफॉर्मेंस देगा। निर्भय LR LACM क्या है, ये ना मिशन मेड प्रोजेक्ट है, सबसोनिक है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, अप टू 1000 किलोमीटर का रेंज है। लॉन्च और प्रोपल्सन के लिए सॉलिड फ्यूल बूस्टर है। इनिशियल लॉन्च के लिए प्रिसीजन जो भी डीप पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, जो भी हाई वैल्यू एसिड का टारगेट होगा उसमें हाई एक्यूरेसी में, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पे देखेगा। वारहेड ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, नेवल डिफेंस कैपेबिलिटी और ग्लोबल कंपैरिजन, ये सब में वही याद रखने कि DRDO के द्वारा एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। उज्बेकिस्तान, ये प्लेसेस न्यूज़ में है, देखेंगे। उज्बेकिस्तान ये लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल एशिया का, जो 2 रिवर के बीच लाई करता है। इसके नॉर्थ ईस्ट में साइड दरिया और साउथ वेस्ट में अमू दरिया है। डबल लैंडलॉक नेशन है, जहाँ दो लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कंट्री, लेचियन, ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री में आता है। इसका काम क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेट करना, जो भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थ के नेबरिंग कंट्रीज का देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में ताजिकिस्तान, साउथ ईस्ट में अफगानिस्तान, साउथ में और तुर्कमेनिस्तान साउथ वेस्ट में। जोग्राफिकल फिजिकल 80% यहाँ सैंडी डेजर्ट है, जिसमें केजाइल डेजर्ट है, साथ ही लो लैंड्स है। वेस्ट में फरगाना वैली माउंटेन रेंज के बीच में वहाँ पाया जाता है, जो बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड भी है। क्लाइमेट है सेंट्रल एशिया में। रिवर लेक द अमू दरिया और सायर दरिया रिवर है। एडल सी यहाँ है। लेक्स में जैसे लेक एडरकुल और लेक सैरी कैमिस।
वेजिटेशन देखें तो डेजर्ट स्कर्व ड्यू टू एरिड लैंडस्केप फर्टाइल रीजन्स, ये सब कहीं ना कहीं इंटेंस एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो उज्बेकिस्तान थोड़ा देख लेना है कि मैप में कहाँ है और कहाँ पड़ता है, तो सेंट्रल एशिया में पड़ता है इसके वेजिटेशन और जोग्राफिक सबको थोड़ा सा। नेचुरल रिसोर्स यहाँ जैसे है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स के सब्सटेंस है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, मिनरल डिपॉजिट, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर सब, और ये 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है पूरी दुनिया में। नए आरबी फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग एफवीआई टू एफडीआई, आरबीआई के द्वारा एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है कि इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब सर्टेन लिमिट को ब्रीच किया को, जैसे एफबीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट एफबीआई को परमिट किया गया है कि 10% कंपनी के टोटल पेड अप इक्विटी को परमिट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। क्लासिफिकेशन दिया है, मैंडेटरी है एफडीआई का, एफडीआई ब्रीडिंग 10% लिमिट रखा है, कंडीशन रखा है और गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। नन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, नन बॉर्डिंग कंटिन्यूस कोऑर्डिनेट करेगा सेबी के साथ। तो नए आरबीआई के द्वारा एक नया पैनल जिसमें एफपीआई को और एफपीआई से एफडीआई को रिक्लासिफाई किया है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ आरबीआई का। फिर उज़्बेकिस्तान और फिर डीआरडीओ के द्वारा एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये देखे। और एमएचए होम अफेयर्स के द्वारा एक फर्स्ट ऑफिस काइंड, मतलब पहली बार इंडिया में पहली बार फर्स्ट ऑल वुमेन सीएसएफ बटालियन को अप्रूव किया गया। और एक था इंटर स्टेट काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया, जिसमें पीएम मोदी को चेयरमैन बनाया गया और इसका स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमित शाह जी को बनाया गया। तो यही था इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना आर्टिकल 263 माता नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 1990 में बना था परसेंट, और इसमें थोड़ा सा सरकारी कमीशन आता है। तो यही था हमारा न्यूज़ डेप्थ में आज का टॉपिक 4-5। सो मिलते हैं कल के न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय।